अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आपको हमारी वीडियोस पसंद आती होंगी। बर वक्त वीडियोस देखने के लिए सब्सक्रिप्शन के बटन को प्रेस करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। आइए चलते हैं अपने बकिया हिस्से की तरफ। मुझे निर्मला कुमारी की बातों में कोई ऐसी खास बात दिखाई न दी जिससे ये अंदाजा होता या शक पड़ता कि इसका ताल्लुक जासूसों के किसी गिरोह से है। वो एक ऐसी खूबसूरत हिंदू लड़की थी जिसकी शादी किसी मजबूरी के तहत इससे ज्यादा उम्र के हिंदू से हो गई थी, जो जुराइम पेशा था और जो इसके जरिए सरकारी दरबार में अपना काम निकलवाता था और ऐश की जिंदगी बसर कर रहा था। मेरे लिए अब निर्मला कुमारी में दिलचस्पी लेने का कोई जवाब नहीं था। चंदू शाह मेरे बहुत आगे पीछे फिरता रहा और निर्मला कुमारी को मेरे पास छोड़कर एसपी मेहता और चंदू शाह दूसरे कमरे में भी चले गए थे। लेकिन ये सारी बातें मेरे लिए बेकार की बातें थी। खाना खाने के बाद मैंने मेहता से कहा, मैं चलता हूँ, मुझे एक जरूरी फोन करना है। इस दौरान मैंने एक बात जरूर नोट की थी कि निर्मला कुमारी का रवैया बेहद मोहतात था और इसने आज खुद मेरे करीब होने की एक बार भी कोशिश नहीं की थी। मैंने इसे औरत की बुनियाद पर शर्म हया पर महमूल किया। ये बात तजर्बे में आ चुकी थी कि औरत खौफ कितनी है अय्याश और पेशावर क्यों न हो, वो खुद किसी किस्म की दरदराजी नहीं करती। जाने का सुनकर चंदू शाह बोला, महाराजा भी थोड़ी देर और बैठे, हमें सेवा का थोड़ा और मौका दें। मैंने उठते हुए कहा, नहीं चंदू शाह जी, मेरा जाना जरूरी है। मेहता को मालूम था कि मेरे टेलीफोन अहम और जरूरी होते हैं और खड़ा हुआ, चंदू शाह जी इस वक्त हमें इजाजत दें, फिर किसी रोज सही। वहां से हम चंदू शाह की गाड़ी में बैठकर वापस आ गए। रास्ते में मेहता ने मुझसे पूछा, महाराज जी क्या ख्याल है निर्मला कुमारी के मुतालिक। मैंने पूछा, किस बारे में? वो बोला, महाराज जी आपने कुछ अंदाजा लगाया कि किस किस्म की औरत है? मेरा मतलब है इसका लिंक किसी पाकिस्तानी जासूसों के साथ है या नहीं? मैंने कहा, मेरा ख्याल है ऐसी बात नहीं है, आप लोग इसकी निगरानी करते रहें। अगर आपकी सीआईडी ने कोई खास बात नोट की तो मुझे खबरदार कर दीजिएगा, मुझे और भी बहुत से काम हैं। सिटी पुलिस हेडक्वार्टर में एक वायरलेस रूम था जहां रेडियो ट्रांसमीटर और रेडियो रिसीवर पर सिग्नल के जरिए दूसरी जगह पैगाम भेजने और वसूल करने की सहूलियात मुयस्सर थी। ये सरकारी सिग्नल रूम था और पुलिस यहाँ से वायरलेस पर पैगाम देती और रिसीव करती थी। दिन के वक्त यहाँ 2 ऑपरेटर हवलदार ड्यूटी पर होते थे। राहत को सिर्फ एक कांस्टेबल ऑपरेटर ही ड्यूटी देता था। यहाँ से मैंने 2 बार सुरेंद्र कोहली और बाल ठाकरे के खुफिया नंबरों पर फोन भी किया था, मगर मेरी नजर रेडार ट्रांसमीटर पर लगी थी। इसके जरिए मैं पाकिस्तान में भट्ट साहब को सिग्नल भेजकर ये मालूम करना चाहता था कि क्या किसी तरह निर्मला कुमारी नाम की औरत इसकी जासूसा की लिस्ट में है या नहीं। अगरचे मैं जानता था कि ऐसी कोई बात नहीं है, फिर भी मैं अपना शक दूर कर लेना चाहता था ताकि मैं इत्मीनान से अपने असली मिशन पर काम कर सकूं। मैं सिटी पुलिस के हॉस्टल में ही ठहरा हुआ था। एक बड़ा आरामदेह कमरा मुझे मिल गया था। रेडियो ट्रांसमीटर वाला कमरा यहाँ से एक ब्लॉक छोड़कर सिटी पुलिस हेडक्वार्टर के कम्प्लेक्स में ही था। मुझे हर जगह जाने की इजाजत थी, वहाँ सबको मेरी ताकतवर हैसियत का इल्म था। लेकिन इसके बावजूद मैं कोई ऐसी गैर जिम्मेदाराना हरकत नहीं करना चाहता था जिस पर मुझे किसी को जरा भी शक पड़ सके। पाकिस्तान में रेडियो ट्रांसमीटर के जरिए कोड अल्फाज में खुफिया पैगाम पहुंचाना एक खतरनाक काम था। यहाँ से जो भी सिग्नल या रेडियो पैगाम नशर किए जाते थे इसकी कंट्रोल रूम में मॉनिटरिंग भी की जाती थी। इत्मीनान की बात सिर्फ इतनी थी कि मैं जिस कोड जबान में पैगाम नशर करने वाला था इसका कोड किसी को समझ में नहीं आ सकता था। इससे पहले मैं अम्बाले के पुलिस हेडक्वार्टर से भी पाकिस्तान कुछ खुफिया पैगाम रेडियो ट्रांसमीटर के जरिए पहुंचा चुका था और कुछ नहीं हुआ था। चुनांचे मैं आधी रात के बाद अपने हॉस्टल से निकला और सिग्नल रूम में आ गया। रात की ड्यूटी पर मौजूद कांस्टेबल ने मुझे देख सलूट किया और उठ खड़ा हुआ। मैंने कहा, जवान मुझे मुंबई एक जरूरी पैगाम वायरलेस करना है, तुम दूसरे कमरे में चले जाओ। वो फौरन कमरे से निकल गया। मैंने रेडियो ट्रांसमीटर ऑन करके पाकिस्तान की फ्रीक्वेंसी मिलाई, सिग्नल नशर किया। दूसरी कोशिश में दूसरी तरफ से मुझे सिग्नल का जवाब मिल गया। मैंने कोड जबान में पूछा, कौन बोल रहा है? दूसरी तरफ से खुफिया कोड में ही जवाब दिया, मैं 10 नंबर हूँ। ये भट्ट साहब थे, ये इनका खुफिया नंबर था। मैंने मुख्तसर खुफिया अल्फाज में इनसे निर्मला कुमारी के बारे में पूछा, क्या इस नाम की कोई औरत किसी पाकिस्तानी या कश्मीरी एजेंट के लिए काम कर रही है? भट्ट साहब ने जवाब दिया, नहीं, निर्मला कुमारी हमारी एजेंट नहीं है, हम किसी निर्मला कुमारी को नहीं जानते। मैंने कहा, ओके, बस मैं यही पूछना चाहता था। भट्ट साहब ने सवाल किया, तुम्हारे मिशन की क्या सूरत हाल है? इन्होंने खुफिया कोड में पृथ्वी मिसाइल के बारे में दरियाफ्त किया था। मैंने कहा, इस बारे में कोई आपको पहले जो इतला दे चुका हूँ, अभी तक वैसी ही सूरत हाल है। कोई पेशरफ्त हुई तो इतला कर दूंगा। और मैंने रेडियो ट्रांसमीटर बंद कर दिया। पृथ्वी मिसाइल सेंटर के सिलसिले में जहां जो पेशरफ्त हुई थी और जिस तरह मैं चक्रवर्ती को बीच में लाकर साजिश का जाल बुन रहा था, इसके मुतालिक मैं अभी भट्ट साहब को कुछ नहीं बताना चाहता था। मैं पाकिस्तान को खुफिया पैगाम देने के बाद रेडियो ट्रांसमीटर रूम से बाहर निकला तो दूसरे कमरे में कांस्टेबल ऑपरेटर के साथ एक और आदमी खेस की बुक्कल मारे बैठा सिगरेट पी रहा था। इस आदमी को मैं इस पुलिस के कॉम्प्लेक्स में पहली बार देख रहा था। इसने मुझ पर एक गहरी निगाह डाली और फिर ऑपरेटर से दबी जबान में बातें करने लगा। ठीक ऑपरेटर मुझे कमरे से बाहर निकलते देख फौरन उठ खड़ा हुआ और मुझे सलाम किया। मैंने कहा, ठीक है जवान, मुंबई की लाइन नहीं मिली, मैंने दिल्ली फोन किया है। मैं वहां से बाहर आया तो इस नए आदमी का चेहरा मेरी आंखों के सामने आकर मुझे परेशान करने लगा। इसने बड़े मायने खेज अंदाज में मुझे घूर कर देखा था। मेरा तजर्बा कहता था कि सीक्रेट पुलिस ने मेरी निगरानी पर कोई सीआईडी वाला तो नहीं लगा दिया। ऐसा वो कर सकते थे, सीआईडी और डिफेंस इंटेलिजेंस वालों को बड़ी वसी मरात हासिल होती हैं। वो तो प्रधानमंत्री और मुल्क के सदर के पीछे भी खुफिया आदमी लगा देते हैं, लेकिन मेरे पीछे अगर कोई सीआईडी का आदमी मेरी निगरानी के लिए लगा दिया गया था तो ये बात मेरे लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकती थी। मैं ये भी जानता था कि अगर मैंने इस सिलसिले में डिफेंस इंटेलिजेंस वालों को एहतजाज भी किया तो
वो ऊपर से ये कहकर मैं तसल्ली कर देंगे कि जनाब किसी की जरूरत है कि आपके पीछे खुफिया आदमी निगरानी पर लगाए। ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर किसी आदमी पर आपको शक हुआ है कि वो आपकी निगरानी कर रहा है तो फौरन हमें इसका नाम और हुलिया बताएं। हम इसे नौकरी ही से ही निकाल देंगे, लेकिन अंदर से वो अपने मौक़िफ़ पर कायम रहेंगे। अगर एक बार मेरी निगरानी का फैसला कर दिया गया होगा और कोई आदमी मेरे पीछे लगा दिया गया होगा तो फिर वो हर हालत में मेरी निगरानी करता रहेगा। ये अलग बात है कि वो कभी मेरे सामने नहीं आएगा। मैं मालूम करना चाहता था कि रात को जो आदमी रेडियो ट्रांसमीटर ऑपरेटर के पास बैठा सिगरेट पी रहा था वो कौन था, आधी रात को वहाँ क्या करने आया था। मुश्किल ये थी कि वहाँ मेरा कोई ऐसा आदमी नहीं था जिस पर मैं अपने दिल का राज खोल सकता और इसको इस किस्म की सुराग रसानी पर लगा सकता। सब कुछ मुझे ही करना था। अगले रोज मैं एसपी मेहता के कमरे में गया और कुर्सी पर बैठते ही बोला, आप लोगों का यहाँ सिक्योरिटी का इंतजाम अप टू डेट नहीं है। मेहता ने चौंक कर पूछा, क्यों महाराज जी, कोई गलती हो गई है हमसे? मैंने कहा, रात मुझे बाल ठाकरे जी को एक जरूरी रेडियो मैसेज देना था। मैंने आपके रेडियो ट्रांसमीटर रूम में जाकर ये पैगाम मुंबई दिया और जब पैगाम देकर बाहर आया तो वहाँ एक अजनबी शख्स खेत की बक्कल मारे रेडियो ऑपरेटर के पास बैठा था। आपको मालूम है कि रेडियो ट्रांसमीटर रूम बड़ा हसास कमरा है, फिर वहाँ एक अजनबी शख्स कैसे और क्यों आ गया, और वो भी आधी रात के वक्त? एसएसपी मेहता ने इस वक्त फोन करके कहा, रात को ड्यूटी पर रेडियो ट्रांसमीटर रूम में कौन था? जो कोई भी था इसे फौरन मेरे कमरे में हाजिर करो। फोन बंद करके मेहता ने कहा, महाराज जी, रेडियो ऑपरेटर का कोई रिश्तेदार होगा जो रात की गाड़ी से जलंधर आया होगा, वरना यहाँ बाहर का आदमी इंटर ही नहीं हो सकता। मैं दिल में कहा कि खुदा करे ऐसा ही हो। कोई 15 मिनट के बाद से कांस्टेबल ऑपरेटर जो रात को ट्रांसमीटर रूम में ड्यूटी पर था हाजिर हो गया। इसकी शक्ल से लग रहा था कि रात की ड्यूटी देने के बाद सो रहा था और इसे उठाकर लाया गया है। मेहता ने इससे पूछा कि रात को इसके पास कौन आदमी बैठा हुआ था। मैंने नोट किया कि कांस्टेबल ऑपरेटर जरा घबरा गया। इसकी शक्ल से जाहिर हो रहा था जैसे कह रहा हो, साहब आपने तो खुद ही इस आदमी की ड्यूटी वहाँ लगाई थी, फिर मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? ऑपरेटर सिख था और सिख साफ दिल और साफ को होते हैं, इसलिए इसके दिल का हाल चेहरे पर आ गया था। इसकी जगह हिंदू होता तो अपनी कैफियत को कभी चेहरे पर न आने देता, लेकिन सिख ऑपरेटर के चेहरे पर इस किस्म का तासुर एक सेकंड से भी कम वक्त के लिए आया था और गुजर गया था। मैंने अपने चेहरा शनासी की महारत की वजह से इस तासुर को नोट कर लिया था और मुझे यकीन हो गया था कि वो खुफिया पुलिस का आदमी था और इसे सेंट्रल गवर्नमेंट की सीक्रेट सर्विस की जानिब से मेरी निगरानी पर लगाया गया है। एक कांस्टेबल ने अपने आप को संभालते हुए कहा, सर वो मेरे ताया का छोटा भाई था जी, निकू दर से रात की गाड़ी पर आ गया था, क्वार्टर में ताला पड़ा देखकर मेरे पास आ गया। सर गलती हो गई, आइंदा ये गलती नहीं करूंगा। एसपी मेहता ने इसको खूब डांटा और कहा, अगर फिर मुझे इस किस्म की रिपोर्ट मिली कि रात को ड्यूटी पर ट्रांसमीटर रूम में तुम्हें कोई मिलने आया था तो मैं तुम्हें इसी वक्त डिसमिस करा दूंगा। अब जाओ। ऑपरेटर चला गया। मेहता मेरी तरफ देखकर कहने लगा, महाराज जी, मैं आपसे इस गफलत के लिए माफी चाहता हूँ। हम सिक्योरिटी का बेहद ख्याल रखते हैं महाराज जी। आपने तो खुद देख लिया है, इस कांस्टेबल से भूल हो गई और वो ऐसी हरकत कभी नहीं करेगा। मुझे इस बात के शिद्दत से एहसास होने लगा कि मेरे साथ मेरा एक साथी कमांडो जरूर होना चाहिए था जो कम से कम मेरी निगरानी करने वालों की नकलो हरकत की निगरानी कर सकता और मुझे किसी कमांडो ऑपरेशन शुरू करने से पहले पूरे हालात का इल्म हो जाता। ऐसा मेरे साथ एक अपना कश्मीर मुजाहिद अमृतसर में था, मगर वो अमृतसर में था और मैं जलंधर में था। दूसरा वो खुद सीआईडी की निगरानी में था। मुझे ख्याल आया कि कश्मीरी मुजाहिद तो इस इलाके में कमांडो ऑपरेशन को आते ही रहते हैं और इनका खोज लगा लेना चाहिए और किसी तजर्बेकार कश्मीरी कमांडो को अपने साथ मिला लेना चाहिए। मैं इसे ये बताने को हरगिज तैयार नहीं था कि मैं पाकिस्तान से आया हूँ और मैं एक पाकिस्तानी कमांडो हूँ और यह पाकिस्तानी जासूस हूँ, क्योंकि मेरा खास राज था और मैं इसे किसी पर जाहिर करने का खतरा मोल नहीं ले सकता था। मैं यही जाहिर कर सकता था कि मैं कश्मीर की जंग आज़ादी में जहाद करने वालों के साथ हूँ और कश्मीर के महाज से दूर रहकर यहाँ खुफिया रूप में कश्मीर की आज़ादी के लिए काम कर रहा हूँ। सवाल ये था कि जलंधर शहर में और उसके गिरदोनवाह में सिखों की आबादी थी। यहाँ मुसलमानों की आबादी चंद एक घरानों पर मुश्तमिल थी जो माली कोटला से आकर यहाँ कारोबार करने लगे थे। अम्बाले वाले मदार पर भी किसी कश्मीरी कमांडो से मुलाकात होने की उम्मीद थी, मगर मैं जलंधर का मिसाइल सेंटर छोड़कर वहां नहीं जा सकता था। मेरा सारा कमांडो ऑपरेशन जलंधर के इलाके में ही शुरू होने वाला था। अचानक मुझे ख्याल आ गया, एसपी मेहता ने एक बार कहा था कि जलंधर में एक मुसलमानों का पुराना कब्रिस्तान हुआ करता था। तकसीम के बाद वहाँ लोगों ने कब्रिस्तान को मिटाकर मकान बना लिए हैं, लेकिन वहाँ एक कब्र रंग साई की थी जिस पर हिंदू सिख भी आकर चढ़ावा चढ़ाते थे और मनते माना करते थे। वो सारा कब्रिस्तान मिट गया है, मगर रंग साई की कब्र इसी तरह है। इस पर पूरा मदार बन गया है और एक सिख वहाँ मुतवल्ली बनकर बैठा है जो लोग वहाँ नजराने वसूल करते हैं। इसकी ज़बानी मुझे ये भी मालूम हुआ था कि रंग साई के मदार पर जम्मू कश्मीर से भी मुसलमान चढ़ावा चढ़ाने और मनते मांगने आते हैं। मैंने सोचा कि वहाँ चले जाना चाहिए, हो सकता है वहाँ किसी कश्मीरी मुजाहिद या कश्मीरी कमांडो से मुलाकात हो जाए। अब सवाल ये था कि मुझे रंग साई के मदार पर बैठने के लिए एसपी मेहता और ख़ास तौर पर खुफिया पुलिस के इस आदमी को बेखबर रखना था जो मेरे पीछे लगा हुआ था। इसका एक ही तरीका था कि मैं किसी दूसरी जगह जाकर लंबे बालों वाली विग और लंबी दाढ़ी लगाकर अपना होलिया पूरा बदल डालूं और रंग साई के मदार पर भी दिन के बजाय रात को जाकर कुछ देर के लिए धुनी रमाऊं और मुसलमान दायरीन पर, ख़ास तौर पर जम्मू कश्मीर से आए हुए दायरीन पर नज़र रखूँ। हो सकता है इनमें कोई कश्मीरी मुजाहिद भी हो और मैं इसे अपने साथ मिला लूँ। इसके साथ मिलाने से मुझे अपने पीछे लगे हुए खुफिया सर्विस के आदमी की तवज्जो दूसरी तरफ हटा देना मकसूद था।
मैंने एक मंसूबा बनाया और पहले यही सोचा कि पुलिस हॉस्टल के कमरे से निकलकर शहर के किसी होटल में चला जाऊं। फिर ख्याल आया कि खुफिया पुलिस वाला मेरे पीछा करता वहां भी आ जाएगा। बेहतर यही था कि पुलिस हॉस्टल में ही रहूं और ऐसे तरीके से रात के वक्त भेस बदल कर निकलूं कि खुफिया पुलिस वालों को कानो खान खबर न हो। मैंने रात के वक्त कमरे की बत्ती बुझाकर अपनी खिड़कियों का बार बार जायजा लिया। मेरा कमरा हॉस्टल की पहली मंजिल पर था। सामने छोटी सड़क थी जो पुलिस की इमारत के बड़े मेन गेट तक चली गई थी। यहाँ मुझे कोई खुफिया आदमी नजर न आया, लेकिन मुझे यकीन था कि वो कहीं न कहीं छुप कर बैठा होगा और मेरी निगरानी कर रहा होगा। ये अलग बात है कि रात के वक्त ये लोग भी थोड़े ढीले पड़ जाते हैं, क्योंकि मेरे बारे में खास तौर पर खुफिया पुलिस वालों को मालूम था कि मैं रात के वक्त अपने कमरे में चले जाने के बाद फिर बाहर नहीं निकलता और जल्द सो जाता हूँ। मेकअप का और हुलिया बदलने का सामान मैंने अपने कमरे में ही रखा हुआ था। दिन के वक्त मैंने जायजा ले लिया था कि मुझे किस तरफ से हॉस्टल से बाहर निकलना है। मैं शाम के 7 बजे तक एसपी मेहता के कमरे में बैठा रहा और उसे ये तासुर देता रहा कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं हॉस्टल में जाकर जल्द सो जाना चाहता हूँ। वहीं मैंने थोड़ा खाना खाया और हॉस्टल में आ गया। आते ही मैंने कमरे का दरवाजा और खिड़की बंद कर दी, अंदर से चटखने चढ़ा दी और रात गहरी होने का इंतजार करने लगा। हॉस्टल वाले मेरे कमरे का दरवाजा छोटी सड़क की जानिब खुलता था। मैंने खिड़की की दराज में से बाहर देखा। बत्तियां रोशन थीं। दूसरी जानिब कुछ दरख्त थे, इनके पीछे पुलिस लाइन की बैरकें थीं। वहां हल्का हल्का अंधेरा था। ये बेकाबी नजरों ने इस धुंधले अंधेरे में एक इंसानी साये को एक दरख्त के पीछे से निकलकर दूसरे दरख्त की तरफ जाते देखा था। ये इंसानी साया दूसरे दरख्त के पास जाकर बैठ गया। मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि मेरी निगरानी करने वाला खुफिया पुलिस वाला ही है। जब रात के 10 बज गए और सर्दियों की वजह से बाहर खामोशी हो गई तो मैंने कपड़े उतार कर फकीरों वाला लंबा चोगा पहना, सर पर बालों की विग लगाई, लंबी दाढ़ी अच्छी तरह से जमाई, कांधे पर कंबल डाले, हाथ में डांग पकड़ी, गले में 6-7 तस्बीहां डाली, कमरे की बत्ती बुझाई और पिछली तरफ वाली खिड़की आहिस्ता से खोली और दूसरी तरफ झाड़ियों में उतर गया। इस रास्ते का तय्युम मैंने पहले ही कर लिया था। यहाँ अंधेरा था। मैं झाड़ियों के पीछे झुककर चलता पुलिस लाइन के क्वार्टरों के पीछे से होता हुआ इस सड़क पर आ गया जो रंगसाई के कब्रिस्तान को जाती थी। दोपहर के वक्त मैं टैक्सी में बैठकर इस कब्रिस्तान को भी दूर से देख आया था। कब्रिस्तान वहां से ज्यादा दूर नहीं था। कब्रिस्तान की कब्रें अभी बाकी नहीं रही थी। वहां मकान बने हुए थे। मैं दरख्तों की ओट में इनके पीछे रंगसाई की कब्र पर आकर एक तरफ बैठ गया। रात के वक्त एक मुतवल्ली वहां मौजूद नहीं था। इसकी झोंपड़ी नुमा कोठरी बंद पड़ी थी। रंगसाई के मदार के गिर्द छोटी दीवार बनी हुई थी। कब्र के सिरहाने 3-4 मिट्टी के दिए रोशन थे। वहां इस वक्त कोई आदमी नहीं था। मैं सोचने लगा कि रात के वक्त नहीं आना चाहिए था। इस वक्त तो यहाँ ना कोई बंदा नजर आता है, ना बंदे की रात। मैंने गलती की। मैंने फैसला कर लिया कि कल से दिन के वक्त आया करूंगा। मेरा हुलिया ऐसा है कि सीआईडी वाला मुझे नहीं पहचान सकेगा। अगर इसने पहचान भी लिया तो इस वक्त तक कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जब तक कि मदार पर मेरी मुलाकात किसी कश्मीरी कमांडो से नहीं हो जाती। अगर बाकी मुझे कोई कश्मीरी यहाँ मिल जाता है तो फिर मैं अपनी निगरानी करने वाले ऐसे मोहताज हो जाऊंगा और इस होलिये में यहाँ नहीं आऊँगा। कश्मीरी मुजाहिद के साथ किसी दूसरी जगह मुलाकात तय कर लूँगा। फिर मैंने सोचा कि अब यहाँ आया हूँ तो कुछ देर बैठना चाहिए, हो सकता है कोई उम्मीद की किरण नजर आ जाए। मैं मदार के सिरहाने वाली दीवार की दूसरी जानी मिट्टी के ढेर पर बैठा था। रात इतनी सर्द नहीं थी, लेकिन सर्दियाँ शुरू हो चुकी थी। मैंने कंबल अपने गिर्द लपेट रखा था। किसी किसी वक्त सर उठाकर चारों तरफ एक निगाह डाल लेता था। कुछ फासले पर जो मकान थे इस पर भी खामोशी छाई हुई थी। कहीं कहीं रोशनियां टिमटिमा रही थी। मेरा ख्याल है मुझे वहां बैठे 15-20 मिनट ही हुए होंगे कि मुझे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। मैं गर्दन फेर कर देखा। आबादी के मकानों के दरमियान से एक छोटा सा रास्ता रंगसाई के मदार को आता था। वहां अंधेरा छाया हुआ था। मुझे एक इंसानी साया मदार की तरफ आता दिखाई दिया। इसे जिस्म पर काली चादर लपेट रखी थी। मैंने अपने आप को दीवार की ओट में इस तरह छुपा लिया कि मैं इंसानी साये को देख सकता, मगर मुझे कोई नहीं देख सकता था। इंसानी साया मदार के अंदर आकर कब्र के पास बैठ गया। इस वक्त कब्र पर जलते चिरागों की हल्की हल्की रोशनी अजनबी के चेहरे पर पड़ रही थी। मुझे महसूस हुआ कि मैंने इस चेहरे को पहले भी देखा है। ये एक औरत का चेहरा था, मगर चूंकि इस औरत ने मुंह और सर काली चादर से लपेट रखा था तो इसलिए मैं पहली नजर में इसे पहचान न सका। वैसे ये पहलू में बाईं जानिब छोटी दीवार के पीछे बैठा जरा सा सर ऊपर करके इस औरत को देख रहा था। औरत ने दोनों हाथ चादर में से निकाले और फातिहा पढ़ने लगे। इसके सिर्फ होंठ हिल रहे थे। अचानक मैंने इसे पहचान लिया। जब मैंने इसे पहचान लिया तो मेरी हैरत की कोई इंतहा नहीं थी। ये औरत चंदू शाह की बीवी निर्मला कुमारी थी। ठीक है, रंगसाई के मदार पर हिंदू सिख औरतें और मर्द मन्नतें मांगने आते थे, मगर वहाँ फातिहा सिवाय किसी मुसलमान औरत या मर्द के और कोई नहीं पढ़ सकता था। तो क्या निर्मला कुमारी मुसलमान है? मेरे पास इस सवाल का जवाब नहीं था। इस सवाल ने मुझे एक उलझन में डाल दिया था। फातिहा पढ़ने के बाद निर्मला कुमारी जरा ऊंची आवाज में एक बार अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़ने लगी और हाथ फैलाकर दुआ मांगने लगी। साईं जी, मुझे चंदू शाह से निजात दिला दें। मैं बड़े दुखी दिल के साथ आपके मदार पर फरियाद लेकर आई हूँ। मैं बेबस हूँ, पिंजरे में कैद हूँ। मुझे मेरा कोई ऐसा कश्मीरी भाई मिला दे जो मुझे अपने साथ श्रीनगर ले जाए। चंदू शाह के आदमी 24 घंटे पिस्तौलें लिए मेरी निगरानी करते हैं। मैं अकेली कुछ नहीं कर सकती। मेरे माँ बाप मुफ्ती भानी वालों ने शहीद कर दिए। दोनों भाई भी ढाका में शहीद हो गए। मैं बदनसीब किस लिए जिंदा रह गई हूँ ताकि मुझे श्रीनगर में मेरे रिश्तेदारों के पास पहुँचा दें, या फिर खुदा से कहें कि वो मुझे मौत दे दे। इतना कहकर निर्मला कुमारी चेहरा हथेलियों में छुपाकर सिसकियां लेकर रोने लगी।
निर्मला कुमारी के बारे में अजीब इंकशाफात हो रहे थे। पहला इंकशाफ तो ये हुआ कि वो मुसलमान है। दूसरा इंकशाफ ये हुआ कि इसे मुफ्ती बानी वालों ने ढाका से अगवा किया था और इसके माँ बाप और भाइयों को शहीद कर दिया था। मैं निर्मला कुमारी पर अपने मुसलमान होने का इंकशाफ नहीं कर सकता था, लेकिन एक मुसलमान होने के नाते मेरा फ़र्ज़ था कि मैं इसकी मदद करूं और जिस मुसीबत में वो फंसी हुई है इसे वहाँ से निकाल लूँ। इस वक्त मैं इसके सामने नहीं आना चाहता था। मैं दीवार के पीछे छुपा रहा। रोने धोने और मदार पर दुआ मांगने के बाद जब निर्मला कुमारी चली गई तो इसके थोड़ी देर बाद मैं भी वापस हो गया। जिस तरफ से आया था इसी तरफ गुजरता हुआ मैं खिड़की खोलकर अपने कमरे में आ गया। मुझे इस मुहिम में कोई कश्मीरी कमांडो तो नहीं मिला था, लेकिन एक बदनसीब मुसलमान लड़की से ज़रूर मुलाकात हो गई थी जिसकी मदद करना मेरा फ़र्ज़ बन गया था। कमरे में आकर मैं दाढ़ी और बालों की विग उतार कर अलमारी में रखी और मुंह हाथ धोकर बिस्तर पर लेट गया। काफ़ी देर तक निर्मला कुमारी के बारे में सोचता रहा। यकीन ये औरत ढाका फाल के दिनों में अगवा हुई होगी। जब ढाका फाल के आखिरी दिनों में भारत ने मुफ्ती बानी की शक्ल में कमांडो फोर्स मशरकी पाकिस्तान में दाखिल कर दी थी तो इसने वहां आकर ज़बरदस्त तबाही मचाई थी। यह फोर्स हिंदू फौजियों पर मुश्तमिल थी। पाकिस्तान आर्मी की तादाद बेहद कम थी और इसके बावजूद वो महाजों पर आखिरी जवान आखिरी गोली तक लड़ रहे थे। पाक आर्मी की ना कमक मिल रही थी, ना पूरा एम्यूनिशन मिल रहा था, ना बटालियन बदली हो रही थी। जो जवान पहले रोज से लड़ रहा था वो 30 दिन के बाद भी लड़ रहा था। बंगाल और मुफ्ती बानी वाले मोर्चों के पीछे तकरीबी कार्रवाइयां कर रहे थे, पुल उड़ा रहे थे। जिन कश्तियों और छोटे बहरी जहाज़ों में पाक आर्मी की गिनती की नफरी के बाद से एम्यूनिशन लाया जाता था, इन्हें धमाकों से उड़ा दिया जाता था। इन हालात में मुफ्ती बानी गैर बंगाली मुसलमान शहरियों पर टूट पड़े थे और मर्दों, बच्चों, बूढ़ी औरतों को बेदर्दी से कत्ल किया जा रहा था और जवान लड़कियों को अगवा करके कलकत्ते या मुंबई पहुंचाया जा रहा था, जहां इन्हें बदारे हुस्न में फरोख्त कर दिया जाता था। यकीनन निर्मला कुमारी के साथ भी ऐसा ही अलमिया हुआ था। मुझे इसका असल मुसलमानों वाला नाम मालूम नहीं था। दूसरे रोज मैं सबसे पहले अपने असली टारगेट मिसाइल सेंटर में गया। वहां ब्रिगेडियर श्रीमा प्रसाद मिस्टर घोष से मुलाकात हुई। थोड़ी देर वहां मिसाइलों के चार्टों का मुताला करता रहा। इन लोगों को मालूम था कि डिफेंस डिपार्टमेंट और खास तौर पर डिफेंस इंटेलिजेंस वालों ने मेरी ड्यूटी लगाई है कि मैं भारत के इस हसास इदारे और मिसाइलों की तनसीब और इसकी कारकर्दगी के बारे में हर दूसरे रोज दिल्ली सेक्रेटरीट को रिपोर्ट भेजूं। दोपहर को मैंने आदर्श रेस्टोरेंट में अकेले खाना खाया और फिर थोड़ी देर हॉस्टल में आराम करने के बाद एसपी मेहता के पास आ गया। बातों ही बातों में मैंने इससे राजदारी के साथ कहा, मिस्टर मेहता, मुझे ऊपर से इशारा मिला है कि चंदू शाह की पत्नी निर्मला की निगरानी करूं, इससे मिलूं और इसके बारे में रिपोर्ट लिख कर भेजूं। एसपी मेहता बोला, महाराज जी, मैं तो आपको पहले ही कहा था कि मुझे इस औरत पर शक है कि दुश्मन के एजेंटों के साथ मिली हुई है। मैंने कहा, मुझे तो इसकी किसी हरकत से ये मालूम नहीं हुआ था कि हो सकता है मेरी निगाह धोखा खा गई हो। वो ऊपर से सिग्नल मिला है तो मैं भी ये सोचने समझने पर मजबूर हो गया हूँ कि इस औरत निर्मला कुमारी का पाकिस्तान या कश्मीर कमांडो से कोई ना कोई राब्ता जरूर है। एसपी मेहता ने सिविल पुलिस के अफसरों की तरफ फौरन कहा, तो महाराज जी, हम आज ही इसे पकड़कर थाने ले आते हैं। मैंने कहा, नहीं नहीं, इस तरह तो इसके साथी रूपोश हो जाएंगे, अंडरग्राउंड चले जाएंगे। फिर महाराज जी, आपका स्वभाव क्या है? मैंने कहा, पहले मुझे इस औरत के साथ अलायदगी में 2-3 मुलाकातें कर लेने दो। मुझे यकीन है कि मैं इससे बातों ही बातों में इसके पाकिस्तानी कश्मीरी साथियों को सुराग लगाने में कामयाब हो जाऊंगा। जब हमें इन लोगों का सुराग मालूम हो जाएगा तो सबसे पहले हम इन जासूसों को छापा मार कर गिरफ्तार कर लेंगे। निर्मला कुमारी तो हमारे हाथ में ही है, इसको तो हम जब चाहे पकड़ सकते हैं। ये बात एसपी मेहता की समझ में आ गई। कहने लगा, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा, हम ऐसा ही करेंगे। मैंने कहा, मैं आज शाम को चंदू शाह के घर जाकर निर्मला कुमारी से मुलाकात करना चाहता हूँ। मुझे यकीन है कि चंदू शाह को निर्मला कुमारी से मेरी अलीदगी में मुलाकात पर कोई एतराज़ नहीं होगा। एसपी मेहता चहकते हुए बोला, महाराज जी, चंदू शाह तो बड़ा खुश होगा, वो तो खुद निर्मला कुमारी को आपके हजूर पेश करना चाहता है। मैंने ज़रा सख्त लहजे में कहा, तुम्हें मेरे सामने ऐसी बात जबान पर नहीं लानी चाहिए। मैं इस किस्म का ऑफिसर नहीं हूँ। बाल ठाकरे जी ने हमें सबसे पहले शिक्षा जो दी थी वो ये थी कि अपनी कैरेक्टर को हनुमान जी के मानद महफूज रखना है। एसपी मेहता बाल ठाकरे का नाम सुनकर सहम सा गया और बोला, महाराज जी, गलती हो गई, क्षमा कर दें। मैंने इसकी बात सुनी और सुनी करते हुए कहा, तुम चंदू शाह को फ़ोन कर दो कि स्पेशल इंटेलिजेंस ऑफिसर धर्मचंद जी आज शाम को इसके पास जाएंगे, वहाँ चाय पियेंगे। तुम यही कहना कि वो तो नहीं आते थे, लेकिन मैंने इन्हें बड़ी मुश्किल से राज़ी कर लिया है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है महाराज जी, मैं इसे फ़ोन कर दूंगा। हम 6-7 बजे वहाँ पहुँच जाएंगे। एसपी मेहता अपने आप को भी मेरे साथ मुट्ठी कर रहा था। मैंने इसे वहीं टोक दिया, नहीं मेहता साहब, इस मिशन पर मैं अकेला ही जाऊंगा। ठीक है महाराज। कुछ देर बैठने के बाद मैं वहाँ से वापस अपने हॉस्टल में आ गया। शाम ठीक 7 बजे मैं पुलिस की स्टाफ कार में चंदू शाह के बगले पर पहुँच गया। पहले से मेरे इंतजार में था। निर्मला कुमारी को इसने बड़ी कीमती रेशमी साड़ी पहनाई हुई थी। बड़े इत्तेफाक से मिला, जूस पिलाया, फिर खाने के लिए कहने लगा। मैंने कहा, शादी खाना मैं नहीं खाऊंगा, बस चाय पी लूंगा। आज आप लोगों से मिलने को बहुत जी चाह रहा था। असल में आपका स्वभाव ऐसा है कि मैं आपको निर्मला जी को बड़ा पसंद करने लगा हूँ। चंदू शाह की तो बाछें खिल गईं। इसे अच्छी तरह से मालूम था कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अहम तरीन महकमों की चाबी मेरे हाथ में है। अगर मैं इसकी सिफारिश कर दूं तो इसे कोई भी नहीं टाल सकेगा। मेरी धाक एसपी मेहता ने बहुत बिठा रखी थी। निर्मला कुमारी मेरे पास सोफे पर बैठी थी। चंदू शाह ने जानबूझकर हमें तन्हाई का मौका देते हुए कहा, सर आप निर्मला जी से बातें करें, मैं सामने वाले स्टोर से होकर 1 मिनट में आता हूँ।
चंदू शाह चला गया। कमरे में मैं और निर्मला कुमारी अकेले रह गए। मैं इस कश्मकश में था कि निर्मला कुमारी से अपना मुसलमान होना दायर करूं या ना करूं। अगर इस पर यह जाहिर नहीं करता कि मैं मुसलमान हूं तो ये सोचने में हकबा जानिब होगी कि हिंदू होते हुए मुझे एक मुसलमान लड़की के साथ इतनी हमदर्दी क्यों है। मैं रास्ते में भी यही सोचता रहा था और वहां बैठा निर्मला कुमारी से मौसम की इधर उधर की बातें करते हुए भी यही सोच रहा था। आखिर में एक नतीजे पर पहुंच गया। मैंने फैसला कर लिया कि मैं इसे हरगिज ये राज नहीं बताऊंगा कि मैं हकीकत में मुसलमान हूँ। ये राज बताने से कोई खास फायदा तो मुझे नहीं पहुंच सकता, मगर बेशुमार मसाइल और खतरनाक पेचीदगियां पैदा हो सकती हैं। ये मेरा सबसे अहम राज था। मैं इसे अपने तक ही महदूद रखना चाहता था। ये फैसला करने के बाद मैंने निर्मला कुमारी से असल मौजू पर अचानक बात शुरू कर दी। इधर उधर भटकने के बजाय मैंने साफ लफ्जों में इससे कहा, निर्मला जी मेरे साथ एक अजीब बात हुई है। वो मेरी तरफ तकने लगी। कौन सी बात सर? मैंने कहा, निर्मला जी वैसे तो मैं हिंदू हूँ, बरहमन हिंदू, मगर मुसलमान दरवेशों और पीर फकीरों से मुझे शुरू ही से बड़ी अकीदत रही है। मैंने अम्बाले और दिल्ली में मुसलमान बुजुर्गों के मज़ारों पर चिल्ले भी काटे हैं। ये बात आपको बड़ी अजीब सी लगेगी। निर्मला कुमारी जरा सा मुस्कुराते हुए कहने लगी, सर जी ऐसा हो जाता है। साधु जोगी और मुसलमान दरवेश ये सब मोहब्बत के आदमी होते हैं। अब जलिंदर वाले रंग साईं के मज़ार को ही देख लें। वहाँ का मुतवल्ली एक सिख है। वहाँ पर हिंदू भी मनते मानने आते हैं। मैंने फ़ौरन कहा, मैं रंग साई जी की ही बात करने लगा था। मैंने देखा कि निर्मला कुमारी के चेहरे पर तजस्सुस के तासुरात उभर आए थे, क्योंकि वो कल रात को ही रंग साईं के मज़ार पर दुआ मांगने गई थी। इसने बेख्तियार पूछा कि आपको भी रंग साई जी से अकीदत है? मैंने कहा, अकीदत ही नहीं, मैं तो इनका पुजारी हूँ। मैंने इनकी बड़ी करामतें, बड़ी चमत्कार देखे हैं। एक करामत तो आज रात की है, वो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। निर्मला कुमारी खामोश और साकित निगाहों से मुझे देख रही थी। मैंने कहा, कल रात रंग साईं जी मेरे ख्वाब में आए और कहने लगे, धर्मचंद तुम हमारे बाल के हो, हमारे सेवक हो, हमसे मोहब्बत रखते हो, हमारा एक काम कर दो। मैंने हाथ बांध कर अर्ज़ की कि साईं जी हुक्म करें, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। रंग साईं जी ने मुझे एक ऐसी बात सुनाई कि जिसको सुनकर मैं हैरान रह गया। निर्मला कुमारी का तजस्सुस बढ़ गया था। कहने लगी, साईं जी ने क्या बताया सर? मैंने कहा, रंग साईं जी ने कहा, जलंधर सिटी में चंदू शाह के घर जाओ, इसने एक औरत को घर में डाल रखा है। इस औरत का नाम निर्मला कुमारी है, मगर वो असल में मुसलमान है। वो इस वक्त बड़ी मुसीबत में है। तुम जाकर इसकी मुसीबत सुनो और इसकी मदद करो। निर्मला जी, जब मैंने ये सुना कि चंदू शाह के यहाँ जो वो औरत है वो मुसलमान है तो मैं हैरान और परेशान होकर रह गया। मैंने रंग साईं जी से कहा, महाराज ये आप क्या फरमा रहे हैं? सबको मालूम है कि वो औरत हिंदू है, उसका नाम निर्मला कुमारी है। इस पर रंग साईं जी ने किस कदर सख्ती से कहा, तुम आगे से मत बोलो, जो हम कह रहे हैं वैसा ही करो। वो औरत बड़ी मुसीबत की मारी है और मुसलमान है। जाकर इसकी दुख भरी कहानी सुनो, इसको चंदू शाह के जहन्नुम से निजात दिलाओ। इसके बाद मेरी आंख खुल गई। निर्मला कुमारी जी, मैं तो सुबह से बेचैन था कि किसी तरह आपके पास पहुंचूं। आखिर एसपी मेहता से कहकर चंदू शाह से टाइम तय किया और मैं तुम्हारे पास आ गया हूँ। अब तो मुझे बताओ कि तुम्हारी दुख भरी दास्तान क्या है। मुझसे किसी बात को ना छुपाना, क्योंकि साईं जी ने ख्वाब में आकर मुझको सब कुछ बता दिया है। सिर्फ तुम्हारी दुख भरी दास्तान नहीं बताई, यह बता दिया है कि तुम मुसलमान हो। एक बात मैं तुम्हें ज़रूर कहना चाहता हूँ कि मुझ पर भरोसा करना। तुम्हारा हर राज मेरे दिल में राज बनकर रहेगा। मैं दुनिया के इंसानों से धोखा कर सकता हूँ, लेकिन रंग साईं जी के साथ ऐसा नहीं कर सकता। वो मेरे मुर्शिद हैं, मेरे गुरुदेव हैं। अब बेधड़क होकर मुझे अपनी बत्ता सुनाओ और मुझे बताओ कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। मैंने वो सारी बातें बयान कर दी जो निर्मला कुमारी ने गुज़श्ता रात रंग साईं के मज़ार पर अपनी ज़बान से कही थी और चंदू शाह से निजात मांगी थी। मैंने सिर्फ ये नहीं बताया कि वो कश्मीर अपने रिश्तेदारों के पास जाना चाहती है। इसके अलावा मैंने इसका असली मुसलमानों वाला नाम भी नहीं बताया था। मेरी गुफ्तगू पर निर्मला कुमारी पर शदीद रद्द-ए-अमल हुआ, क्योंकि वो गुज़श्ता रात ही साईं जी के मज़ार पर फरियाद लेकर गई थी और मैं इसके अगले दिन ही इसके पास आकर इसे खुशखबरी सुना रहा था कि साईं जी रात मेरे ख्वाब में आए थे और इन्होंने मुझे इसकी मदद करने का हुक्म दिया है। निर्मला कुमारी की आंखों में आंसू आ गए। हाथ जोड़कर इसने आसमान की तरफ देखा और उसके मुंह से बेख्तियार निकला, अल्लाह पाक, तूने साईं जी के जरिए मेरी दुआ सुन ली। मैं कितनी खुश नसीब हूँ। मैंने कहा, निर्मला मुझे मुख्तसर अल्फाज में बताओ कि साईं जी ने ख्वाब में आकर जो कुछ कहा, क्या ये सब दुरुस्त है? अगर दुरुस्त है तो मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? निर्मला कुमारी ने मुझे अपनी दुख भरी दास्तान सुनाते हुए बताया कि वो अपने माँ बाप और 2 भाइयों के साथ ढाका के मोहम्मदपुर के इलाके में रहती थी। वो लोग कश्मीर से यहाँ आए थे। इसका बाप कालीनों के रफू का बड़ा माहिर था। मोहम्मदपुर में से एक दुकान पर कालीनों की रफूगरी का काम मिल गया था।